हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 7th वीडियो लेक्चर है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पास जो है बर्नौलीज इक्वेशन भी इसी चैप्टर में आती है। तो इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव आपको टैकल करने हैं। तो पहले ही हम फ्लूइड डायनेमिक्स आपको बता दें कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स आपको पता ही होगा, डायनेमिक्स मोशन का वो पार्ट होता है जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन मतलब कि मोशन किस वजह से हो रही है, उसके कॉज को भी पढ़ते हैं। मतलब कि फोर्स जो है, फोर्सेस जिनकी वजह से जो है मोशन हो रही है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसी को कहते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ द फ्लूइड अलोंग विद द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। मतलब कि फ्लूइड मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस फोर्स की वजह से जो है मोशन हो रही है उसके बारे में साथ में डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज एनालाइज्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर जो भी डायनेमिक बिहेवियर होता है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, अगर आपको याद है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि जहां पर भी एक्सेलरेशन हो रही है वहां पर जो है फोर्स लग रहा होता है। तो यही है न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस पे ही हम जो है फ्लूइड डायनेमिक्स को पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पास जो फोर्सेस है, हमारे पास फ्लूइड में जो फोर्सेस है, बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस लगते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, हमारे पास जो फ्लूइड में डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो वो होता है ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा होता है, प्रेशर फोर्स भी लग रहा होता है, और हमारे पास विस्कस फोर्स भी लग रहा होता है। जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहा होता है, और ये जो हमारे पास है सरफेस टेंशन फोर्स, वो भी लग रहा होता है। ये सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास लग रहे होते हैं। तो अगर हम इन सब फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, ग्रेविटी फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, प्रेशर फोर्स को भी, और विस्कोसिटी फोर्स को भी, टेंशन फोर्स को भी, और कंप्रेसिव फोर्स को भी, और विस्कस फोर्स को भी, और सरफेस टेंशन फोर्स को भी, तो अगर हम इन सब फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो उसे हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम कंप्रेसिव फोर्स और जो हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स है, इन दो फोर्सेस को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चार फोर्सेस बच जाते हैं। तो इन चार फोर्सेस के लिए जो है हम इसको रिनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, रिनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, हम कंप्रेसिव फोर्स और जो हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स है उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अब अगर हम इन तीन फोर्सेस को ही कंसिडर करेंगे, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स, इन तीन फोर्सेस को ही कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाती है नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पूछा जाता है कि नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो वो होती है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें हम ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स, दो ही फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, एक होता है ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। क्योंकि आगे जो भी फोर्सेस होते हैं वो उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम इन दो फोर्सेस को ही कंसिडर करते हैं। तो जो ये आइलर्स इक्वेशन या यूलर्स इक्वेशन है, इसमें हम एजप्शन लेते हैं मोशन ऑफ द फ्लूइड इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। मतलब कि फ्लूइड हमारा स्ट्रीम लाइन के अलोंग चल रहा है। तो यहां पर हम कैसे डेरिवेशन करते हैं, हम एक डेरिवेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसमें हम एक फ्लूइड जो है सिलेंड्रिकल फ्लूइड पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो उसे कहते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास? dp बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको याद रखनी है, आपको कभी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दो तीन इक्वेशन बना के देगा कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो dp बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी
इज इक्वल टू 0, ये जो होती है इसे हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, या फिर आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये बन जाती है। अब हमारे पास ये आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अगर हमें जो है बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करनी है, बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेट करेंगे, मैं यहां पर मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो डी पी बाई रो दोनों साइड से इंटीग्रेशन करेंगे, जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो वो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन डीपी की करेंगे तो पी बाई रो आ जाएगा, प्लस जी कांस्टेंट है और डी जेड की इंटीग्रेशन जेड आ जाएगी हमारे पास, और वी की इक्वेशन जो है, वी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो p बाई रो जी प्लस यहां पर जी जेड बाई जी आ जाएगा, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन जो आपको याद होगी, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस यहां पर z बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन जो है आपको पता है कि ये होती है बर्नौलीज इक्वेशन। आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अगर हमें बर्नौलीज इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा यूलर्स इक्वेशन में, तो यूलर्स इक्वेशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है और हमारे पास जो है बर्नौलीज इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो यहां पर आपको ये पता ही है, इसको हम प्रेशर हेड कहते हैं, इसको हम वेलोसिटी हेड कहते हैं, और या फिर काइनेटिक हेड कहते हैं, और इसको हम डेटम हेड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन होती है ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे होती है। Euler's equation is based on the momentum conservation and Bernoulli's equation is based on energy conservation। तो Euler's equation हमारे पास जो होती है ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है, और बर्नौलीज इक्वेशन कहां पर डिपेंड करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की assumptions क्या है हमारे पास। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन, मतलब कि यूलर्स इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन निकल के आ जाती है। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी कि कैसे आ जाती है। एजम्पशन क्या होती है बर्नौलीज इक्वेशन में, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहां पर लिखा हुआ है। तो एजम्पशन एक तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होती है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होती है, मतलब कि आइडियल फ्लो केस हम कहेंगे, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि फ्लो जो है वो स्टेडी होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, और हमारे पास जो है इरोटेशनल फ्लो भी होता है। तो ये कुछ एजम्पशंस है जिन एजम्पशंस के बेस पे हम बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता ही होगा, P बाई रो जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर जो P बाई रो जी है ये होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, पूछा जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, या फिर प्रेशर हेड कहते हैं। वी स्क्वायर बाई 2g जो होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर काइनेटिक हेड कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, जेड होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये इसे हम पोटेंशियल हेड कहते हैं या फिर डेटम हेड कहते हैं। तो टोटल हेड अगर हमें देखना होता है तो वो होता है P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड के इक्वल। तो यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि पीजोमेट्रिक हेड किसे कहते हैं, तो हमारे पास आ जाता है P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें पीजोमेट्रिक हेड पूछा जाए तो पीजोमेट्रिक हेड किसे किसे कहते हैं, अगर हम डेटम हेड और प्रेशर हेड को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास पीजोमेट्रिक हेड आ जाता है। पीजोमेट्रिक हेड किसके इक्वल होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, तो इसे हम पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि पीजोमेट्रिक हेड होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। अब अगर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट डायनेमिक हेड आपसे पूछा जाए, तो डायनेमिक हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम डायनेमिक हेड कहते हैं। स्टेग्नेशन हेड जो होता है वो होता है प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड। प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड जो हमारे पास स्टेग्नेशन हेड देता है। पीजोमेट्रिक हेड किसके इक्वल होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और डायनेमिक हेड क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक हेड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लगाते हैं। तो रियल फ्लूइड्स के लिए आपको बर्नौलीज इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि रियल फ्लूइड्स में जो है हेड लॉस होता है। आपको पता ही है, अगर फ्लो यहां से जा रहा है, फ्लो यहां से यहां जा रहा है, तो इसमें हेड लॉस होगा, मतलब कि कुछ न कुछ हेड लॉस होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसीलिए जो है अगर हम दो पॉइंट्स पे यहां पर जो है बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, तो ये आ जाता है P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HL। HL क्या होता है, हेड लॉस, जो फ्लो के होने से, फ्लो यहां से यहां होने के बाद जो हमारे पास हेड लॉस हो जाएगा, तो उसे हम HL से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन लगा के कहीं पर वेलोसिटी निकाल के दो या फिर प्रेशर निकाल के दो, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, वेंचुरीमीटर क्या होता है। वेंचुरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं वेंचुरीमीटर से। तो यहां पर आप देख सकते हैं वेंचुरीमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप। मतलब कि अगर हमें एक पाइप से डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप जा रही है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना होता है। तो हम डायरेक्टली इस पाइप से डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यहां पर एक थ्रोड बन जाती है, और ये यहां पर डाइवर्ज हो जाता है। ये कन्वर्ज, थ्रोट एंड डाइवर्ज। तो यहां पर हमारे पास जो ये सेक्शन होता है जिसे हम वेंचुरीमीटर कहते हैं, तो ये होता है हमारे पास, यहां पर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, एक होता है थ्रोट, और एक होता है हमारे पास डाइवर्जिंग सेक्शन, अगर हमारे पास फ्लो यहां से यहां हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या बन जाते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं। टू फाइंड द डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप, डिस्चार्ज निकालने के लिए वेंचुरीमीटर को यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर कैन बी यूज्ड इन एनी ओरिएंटेशन, ये पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर को किसी भी ओरिएंटेशन पे लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हमें वेंचुरीमीटर जो है ऐसे पाइप में भी लगाना होता है, तो हम वेंचुरीमीटर को जो है किसी भी ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे जो है हम वेंचुरीमीटर को लगा सकते हैं। मतलब कि अगर एंगल पे भी लगाना होता है, कहीं पर भी हम किसी भी ओरिएंटेशन में इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गुड एक्यूरेसी ज्यादा होती है और स्मॉलर हेड लॉस भी इसमें कम होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने वेंचुरीमीटर दिखाया हुआ है। तो यहां पर याद क्या क्या रखना है, एक होता है एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, अगर हमारा फ्लो यहां से हो रहा है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है, ये 20 to 30 डिग्री के बीच में होता है। मतलब कि जनरली हम 22 डिग्री लेते हैं, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसीलिए याद रखनी है। कन्वर्जिंग पार्ट की एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा होती है थोड़ी, 20 से 30 डिग्री, या फिर जनरली हम 22 डिग्री लेके चलते हैं। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां कन्वर्ज हमने किया, तो कन्वर्ज के लिए हमारे पास जो है एंगल थोड़ा बड़ा होता है, 22 डिग्री, 20 से 30 के बीच में। और हमारे पास डाइवर्जिंग सेक्शन के लिए एंगल जो है वो 5 डिग्री to 7 डिग्री होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो यहां पर ये जो अंदर वाला डायमीटर होता है, ये थ्रोट का डायमीटर जो होता है, वो 1/3 to 1/2 ऑफ एक्चुअल डायमीटर। अगर इस पाइप का डायमीटर D है और हमें इस थ्रोट का डायमीटर निकालना है, तो थ्रोट का डायमीटर जो है वो होता है 1/3 to 1/2 ऑफ कैपिटल डी। मतलब कि अगर कहीं पर ये भी हो सकता है 1/3D, और कहीं पर 1/2D हो सकता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डाइवर्जिंग कोन एंगल इज लेस देन द कन्वर्जिंग कोन एंगल। मतलब कि डाइवर्जिंग कोन एंगल जो है वो ज्यादा होती है, और कन्वर्जिंग कोन एंगल जो है वो ज्यादा होती है, और हमारे पास डाइवर्जिंग कोन एंगल जो है वो कम होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग सेक्शन इज लेस देन द लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग सेक्शन। जो हमारे पास कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग सेक्शन है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दिखाया हुआ है, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, इसकी लेंथ जो है वो कम होती है,
और डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट सेक्शन इज लेस देन द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट सेक्शन। तो लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन जो है वो कम होता है और डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि हम क्यों जो है डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है वो ज्यादा लेते हैं और एंगल इसकी कम लेते हैं। तो वो इसलिए लेते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास पाइप है। तो यहां पर कन्वर्जेंट लेंथ जो है वो हम कम लेते हैं और डाइवर्जिंग लेंथ जो है वो हम ज्यादा लेते हैं। ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहां पर एंगल जो है वो कम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लेंथ जो है वो ज्यादा प्रोवाइड की जाती है और एंगल कम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि फ्लो सेपरेशन ना हो। फ्लो सेपरेशन ना हो। अगर फ्लो सेपरेशन हो गया तो हमारे पास जो है कैविटेशन का खतरा होता है। कैविटेशन अगर आपको पता नहीं है, यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारा फ्लो सेपरेट हो जाएगा, अगर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ये हमने प्रोवाइड किया यहां पर, ये हमने प्रोवाइड किया यहां पर, अगर हम यहां पर ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो यहां पर फ्लो जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फ्लो ऐसे करेगा, यहां पर इसके साथ फ्लो चिपक के नहीं चलेगा। तो यहां पर ये जो है, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वहां पर जो है बबल्स फॉर्म होते हैं और बबल्स जब बर्स्ट होते हैं तो उसकी वजह से यहां पर जो है ये पाइप खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उन बर्स्टिंग की वजह से, बर्स्टिंग ऑफ बबल्स की वजह से। उसी को हम कैविटेशन कहते हैं। तो ये सिंपल भाषा में आपको मैंने बता दिया कि फ्लो सेपरेशन होता है, प्रेशर कम हो जाता है वहां पर और बबल्स बन जाते हैं। बबल्स जब बर्स्ट हो जाते हैं तो पाइप को खराब कर देते हैं, उसी को हम कैविटेशन कहते हैं। तो इस कैविटेशन के प्रोसेस को या फिर फ्लो सेपरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए हम जो है इस डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 20 to 30 डिग्री, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होता है 5 to 7 डिग्री। और हमारे पास डायमीटर जो है, थ्रोट का डायमीटर जो है 1/3 to 1/2 ऑफ डी के इक्वल होता है। हमारे पास लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन जो है वो कम होती है और डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो ये है हमारे पास जो है वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर की डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं? वेंचुरीमीटर के लिए जो डेरिवेशन होती है वो हम बर्नौलीज इक्वेशन से ही लगाते हैं, क्योंकि वेंचुरीमीटर जो भी हमारे पास फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होती है वो बर्नौलीज इक्वेशन पे ही उनकी डेरिवेशन होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्या है, रिडक्शन इन द एरिया लीड्स टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी। अगर हम एरिया को रिड्यूस करते हैं, एरिया को हमने यहां पर रिड्यूस किया, पाइप के एरिया को हमने रिड्यूस किया, तो यहां पर वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लीड्स टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी एंड डिक्रीज इन द प्रेशर। इन दिस प्रेशर रिडक्शन इज नोटेड एंड यूज्ड इन बर्नौलीज टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। तो इसी प्रेशर रिडक्शन को हम जो है कैलकुलेट करते हैं और उसी से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कि डिस्चार्ज किसके इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास डिस्चार्ज का फार्मूला जो होता है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। डिस्चार्ज का फार्मूला होता है CD A1A2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। A1 क्या होता है हमारे पास, यहां जो है एक्चुअल पाइप का एरिया उसे हम A1 कहते हैं। और A2 क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास पाइप का थ्रोट जो है वहां पर A2 होता है एरिया। तो ये हम निकालते हैं CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A1A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। और H जो है हेड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। अगर हमारे पास पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, अगर हमारे पास पाइप इंक्लाइनेड होती है तो हमें एच भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास A1/A2 जो है वो एरिया रेशियो होता है। और जो हमारा ये एच के बिना ये जो सारा पोर्शन है, यहां पर एच के बिना ये जो सारा पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, वेंचुरी कांस्टेंट कहा जाता है। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि इसको हम वेंचुरी कांस्टेंट कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द वेंचुरी मीटर। ये डायमेंशंस ऑफ वेंचुरी मीटर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालने हैं। एरिया के लिए हमें डायमीटर ऑफ द पाइप पता होना चाहिए। तो ये जो है वेंचुरी कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ द वेंचुरी मीटर पे डिपेंड करता है। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम फार्मूले से निकाल सकते हैं H माइनस एच एल डिवाइड बाई एच अंडर रूट ऑफ H माइनस एच एल डिवाइड बाई एच, या फिर एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, 0.98 के इक्वल होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पर लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए जो है 1 के नजदीक ही होता है ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंचुरीमीटर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है,
और हेड लॉस कम होता है, और डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो 0.95 टू 0.98 के बीच में होता है, या फिर 0.98 ही हम जनरली लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है वेंचुरीमीटर का किस्सा खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ओरिफाइस मीटर, ओरिफिस मीटर या फिर ओरिफाइस मीटर, जहां जो हम आप डिसाइड करेंगे कि कैसे पढ़ना है हमें। तो ओरिफाइस मीटर क्या होता है? एन ओरिफाइस इज कॉल्ड द लार्ज ओरिफाइस इफ द हेड इज 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस। मतलब कि अगर हमारे पास हेड जो है वो ग्रेटर देन 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लार्ज ओरिफाइस। मतलब कि हेड इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ ओरिफाइस, तो उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज ओरिफाइस कहते हैं, लार्ज ओरिफाइस कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओरिफाइस, पहले आपको मैं बता दूं कि ओरिफाइस क्या होता है। अगर हमारे पास ये पाइप है, पाइप के अंदर जो हमारे पास सीडी डिस्क है ना, अगर वो सीडी डिस्क को हम इंसर्ट करेंगे ना ऐसे, ये हमारे पास सीडी डिस्क है, इसको हमने इंसर्ट किया, तो यहाँ पर इसके बीच में एक होल होगा जिससे वाटर फ्लो करेगा। मतलब कि हम एक सीडी डिस्क को इंसर्ट कर रहे हैं और इसमें एक होल है, तो इससे वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ओरिफाइस कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब कि डिस्क जैसी है, वो हम पाइप के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बीच में एक होल होता है जहां से जो है फ्लूइड फ्लो करता है। तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो जो है वो ऐसे कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो जो है कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है एरिया जो है वो, फ्लो का एरिया जो है वो सबसे कम होता है थोड़ा आगे, ओरिफाइस के थोड़ा आगे। उसे हम वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा हम वहां पर कहते हैं जहां पर एरिया ऑफ फ्लो जो है वो सबसे कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं? एक सेक्शन हम 1 देते हैं एक्चुअल पाइप में, और वेना कॉन्ट्रैक्टा पे A2 हम लेते हैं, सेक्शन 2 लेते हैं। तो हमारे पास जो है इट इज चीपर इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डिस्चार्ज एंड हैज मोर लॉसेस। मतलब कि यह चीपर इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि हमें सीधा जो है डिस्क जो है हम जो है सीडी डिस्क नहीं इंसर्ट करते हैं हम, किसी भी ये जो है आयरन का हो सकता है, किसी भी जो है मेटल का हो सकता है, ये इंसर्ट करते हैं, ये सीडी के शेप का ही होगा। तो हमारे पास जो है इसका कॉस्ट जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आपने देखा वेंचुरीमीटर में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है 0.98 था, मतलब कि वहां पर लॉसेस बहुत कम थे। लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है 0.64 टू 0.76 के बीच में होता है। मतलब कि यहां पर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये पूछा जाता है, याद रखना है इसको। रीजन ऑफ द मिनिमम एरिया फ्लो इज कॉल्ड एज वेना कॉन्ट्रैक्टा। जहां पर मिनिमम एरिया होगा, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ओरिफाइस का एक्चुअल जिसे फ्लो होगा, और यहां पर इसके आगे थोड़ा जो है एरिया मिनिमम होता है, एरिया फ्लो जो है मिनिमम होता है। तो इसी को हम वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अगर हम निकालेंगे, वो होता है A2/A0। तो हमारे पास एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओपनिंग होता है हमारे पास CC के इक्वल। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अगर हमें डिस्चार्ज का फार्मूला निकालना है, डिस्चार्ज का फार्मूला फिर से वही है, CD A1A0 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। सेम टू सेम फार्मूला जो है वैसा ही है, लेकिन यहां पर हम A0 ले रहे हैं, मतलब कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया क्या है। इफ द डिस्चार्ज इज चेंज, द पोजीशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा विल आल्सो चेंज। तो अगर हम डिस्चार्ज को चेंज कर रहे हैं, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा जो है उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो ये डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा की पोजीशन जो है वो डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम ज्यादा डिस्चार्ज लगाएंगे, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा एक ही जगह पे नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे। डिस्चार्ज कितना होगा, तो वहां पर हम निकाल सकते हैं कि जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है वो कहां पर लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पिटॉट ट्यूब क्या होता है। पिटॉट ट्यूब से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिटॉट ट्यूब जो है ये वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, हमने ओरिफाइस मीटर पढ़ा, हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा, दोनों जो है डिस्चार्ज निकालने के काम आते हैं। लेकिन हमारे पास जो पिटॉट ट्यूब होता है, पिटॉट ट्यूब जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो निकालने के काम में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिटॉट ट्यूब में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो पाइप है, पाइप के बीच में है एक पीजोमीटर हम इंसर्ट कर देते हैं।
तो ये इंक्लाइनेड होता है। अगर फ्लो इस साइड से हो रहा है तो ये हम इंक्लाइनेड कर देते हैं। तो यहां पर जो है फ्लूइड जब यहां से फ्लो करेगा तो यहां पर जो है वेलोसिटी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो वेलोसिटी यहां पर जीरो के इक्वल बन जाती है, मतलब कि सीधा जो हमने पीजोमीटर इंसर्ट किया यहां पर पॉइंट ए अगर हम रखेंगे, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू जीरो। ये जो वेलोसिटी जीरो बन जाती है उसकी वजह से जो है हमारा हेड इंक्रीज हो जाता है। तो पाइप अगर का पाइप का डायमेंशन ये है तो ये इसे हम एच कहते हैं। तो ये हेड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और हेड इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास ये जो हेड इंक्रीज हो गया वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण, इसी से हम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है √2g एच के इक्वल। तो एच हमारे पास ये हेड होता है और 2g आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये निकल के आ जाता है। यहां पर जो वेलोसिटी जीरो बन जाती है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्टैग्नेशन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर जो है फ्लो की वेलोसिटी जीरो बन जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द वेलोसिटी एट अ पॉइंट बिकम जीरो द प्रेशर देयर इज इंक्रीज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। मतलब कि अगर यहां पर वेलोसिटी जीरो बन जाती है तो उसकी वजह से जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे प्रेशर एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमें हेड निकालना है, हेड निकालना है तो वो होगा वेलोसिटी एट ए डिवाइड बाई 2g के इक्वल। तो वेलोसिटी एट ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, √2g एच के इक्वल। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअल वेलोसिटी जो है cv √2g एच के इक्वल हो जाती है। तो cv क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 के इक्वल होती है इन केस ऑफ पिटॉट ट्यूब, याद रखना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहां पर एक पॉइंट है, द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो इज कॉल्ड एज स्टैग्नेशन पॉइंट। जहां पर वेलोसिटी जो है जीरो बन जाती है तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पर वेलोसिटी हमारे पास जीरो बन जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एनीमोमीटर जो है, एयर एंड गैस वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। एल्बोमीटर और बेंट मीटर जो है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, रोटामीटर जो है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, करंट मीटर जो है वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम करंट मीटर का यूज करते हैं। फ्लो नोजल जो है उससे भी रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज निकालते हैं। ऑरिफाइस मीटर से भी हम रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज निकालते हैं। और हॉट वायर एनीमोमीटर जो है उससे हम एयर एंड गैस वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली जो है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे कुछ फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।